बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। आज के इस लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 4 आई थिंक सो फॉर लेक्चर नंबर 4 ही होगा। आज हम छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट हैं सरफेस केमिस्ट्री में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज उन पर बातचीत करेंगे। आज कोई ये नहीं कि एक तरफ से टॉपिक लेंगे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आज हम करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में पहली जो डेफिनेशन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। व्हाट आर सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट? सो प्लीज नोट कर लीजिए, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और व्हाट इज ZSM ऐसे भी पूछा जाता है। तो बहुत ही थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे करके बताऊंगा। आप इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करें। देखिए, ZSM या सेप सेलेक्टिव, नाम से सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इट मींस इसका रिलेशन है। तो कैटलिस्ट तो ये है, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस डज नॉट change in itself but they have tendency to alter the rate of reaction called catalyst। ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, which is depend upon shape। पहला point, these are aluminosilicate, these are aluminosilicate। दूसरा point, these have honeycomb like structure, honeycomb like structure। सेकेंड पॉइंट, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है और एल्यूमिनोसिलिकेट है। थर्ड पॉइंट, these catalysts are used in petrochemical industries, petrochemical industries for cracking or refining of hydrocarbon, for cracking or refining of hydrocarbon। For example, ZSM-5, ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है इसका। ZSM-5 मैंने आपको सिर्फ 3 पॉइंट इसके बारे में बताए हैं। पहला, जो सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट, दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मोस्टली दे आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज टू रिफाइनिंग और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। मोस्ट एग्जांपल इज ZSM-5। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये कैटलिस्ट सरफेस शेप पर डिपेंड करता है और उसकी एप्लीकेशन होती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। जो डिफरेंट, यू नो दैट क्रूड ऑयल के अंदर कई तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको सेपरेट करना, आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना। ठीक है, इसके बाद आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है आज की क्लास में, वो क्या है? वो है 2 चीजें हैं। पहले टिंडल इफेक्ट, आप सब ने इसको पढ़ा हुआ है पहले, टिंडल इफेक्ट, और दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सो सिंपल, रेनबो देखा है ना? रेनबो क्या है? रेनबो है जब बारिश के बाद सनलाइट आती है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं हवा के अंदर, उन पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट का स्कैटर हो जाता है, दैट डिवाइड इनटू 7 कलर। सो यू सी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर, 7 कलर, दैट इज रेनबो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको देखना है तो किसी डार्क रूम में पूरा डार्क रूम है और कहीं से एक रोशनी की बहुत बारीक सी किरण अगर आती है तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। वो एक दूसरा एग्जांपल है।
कमरे में धूल उड़ी हुई है, या आपने देखा होगा जब आप बहुत डेंस फॉरेस्ट में होते हैं तो सूरज की जो किरण आती है वो फैल जाती है, पूरे उसमें रोशनी देती है. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई when a monochromatic beam of light strike to the colloidal particles, it is scattered. This phenomena is called Tyndall effect. It is very important property of the colloidal particles. वो scatter करते हैं. Brownian movement means zigzag movement of colloidal particles is called Brownian movement. Colloidal particles never move in straight line. Their movement is zigzag. Mostly you have seen that in air कुछ धूल के पार्टिकल्स होते हैं, कई बार गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा, वैसे हवा में उड़ते रहते हैं ऐसे, कहीं भी उनकी कोई एक मूवमेंट नहीं होती कि आप डिसाइड कर सकें कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा. अगर हवा है तो फिर बात अलग है, वो फोर्स लगाया तो एक डायरेक्शन में चला गया, बट विदाउट फोर्स zigzag movement of colloidal particles, that is called Brownian movement. उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं. टिंडल इफेक्ट मैंने बताया. कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनका प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन मैं कल बता चुका हूं आपको एक इस छोटे से लेक्चर में. आज मैंने आपको बताया है टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और इससे पहले ZSM. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, and that is Hardy-Sulzer rule. ठीक है, what is Hardy-Sulzer rule? Now the question is, what is Hardy-Sulzer rule? Hardy-Sulzer rule mainly based on two point. And what is Hardy-Sulzer rule? Actually it explain about the coagulation property of substance. First point, हार्डी-सुल्ज़र रूल कहता है, ये नाम लिख लीजिए, HARDY, हार्डी, SCHULZ, हार्ड-सुल्ज़र रूल. हार्ड-सुल्ज़र रूल भी बोलते हैं इसको. रिलेटेड टू कोएगुलेशन, दो पॉइंट है. पहला पॉइंट, फॉर कोएगुलेशन इट इज नेसेसरी दैट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज is necessary for coagulation. Equal and opposite charge. For example, Na plus, it requires Cl minus. Ca2 plus, that require 2 plus means equal and opposite, 2 and negative. Al3 plus, 3 negative चाहिए उसको. Second point, as the charge increase, coagulation increase. It means मैं कहूँ NaCl से अच्छा अगर coagulation करेगा वो Ca2 प्लस करेगा, उससे अच्छा Al3 प्लस करेगा, उससे अच्छा कोई अगर 4 वाला होगा तो वो करेगा. नेगेटिव में भी ऐसे ही, Cl उससे अच्छा SO4 2 माइनस, उससे अच्छा PO4 3 माइनस, उससे अच्छा 4 वाला. तो हार्डी-सुल्ज़र रूल क्या है ये इस क्लास में आपने देखा है. कितने क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट? 4. टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ZSM और हार्डी-सुल्ज़र रूल. ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए. ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि ये क्या है. आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.